नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज हम मध्य प्रदेश के एक ऐसे जिले की चर्चा करने वाले हैं जो अपने इतिहास के लिए जाना जाता है। जी हाँ, और मध्य प्रदेश का इतिहास मुगल काल हो, प्राचीन काल का रहा हो या 16 जनपदों का रहा हो, ग्वालियर के बिना अधूरा है। जी हाँ, बाबर के समय से विख्यात ग्वालियर पूर्व का रत्न और जिब्राल्टर के नाम से प्रसिद्ध यह किला अपने आप में इतिहास को समेटे हुए है। तो किले का इतिहास जानेंगे और किले के इतिहास से जुड़ा है ग्वालियर का इतिहास। आइए समझते हैं उत्तर के प्रवेश द्वार ग्वालियर को। दिल्ली सल्तनत के समय कौन से शासकों ने सबसे पहले ग्वालियर पर आक्रमण किया था? 1019 में जब मोहम्मद गजनवी पंजाब के शासक आनंदपाल को हराकर वे हिंद की लड़ाई जिसको कहते हैं हम, वे हिंद की प्रथम लड़ाई जो कि 1008 में लड़ी गई थी। अगर आपने इतिहास में नहीं पढ़ा है तो यहां पर समझ लीजिए, जिसमें आनंदपाल शाही पर आक्रमण किया और इसी आनंदपाल शाही की मदद की थी ग्वालियर के शासक कच्छपघात राजा मंगल राज ने। क्या याद रखोगे नाम? मंगल राज। अगर यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन से शासक ग्वालियर के जो शासक थे जिन्होंने वे हिंद की प्रथम लड़ाई में मोहम्मद गजनवी के खिलाफ आनंदपाल शाही को सहायता प्रदान की थी, इसके अलावा विद्याधर चंदेल और उज्जैन के शासक राजा भोज, कलिंजर और दिल्ली और अजमेर के राजाओं ने सभी ने सहायता प्रदान की थी किसको? आनंदपाल शाही को। फिर भी परिणाम यह रहा कि युद्ध में आनंदपाल शाही हार गया। अब जिन राजाओं ने इतनी विशाल सेना तैयार की थी मोहम्मद गजनवी के खिलाफ, तो मोहम्मद गजनवी जो था इस सेना के संगठन से काफी नाराज था और विशेष तौर पर जो ग्वालियर के कच्छपघात राजा मंगल राज थे इन पे ज्यादा चिढ़ा हुआ था और कलिंजर के राजा विद्याधर। अब इसने क्या सोचा कि चलिए अब मैं इनसे बदला लेकर रहूंगा और इसने आक्रमण करने की ठान ली। दोस्तों बात तब आती है जब 1019 में इसी उद्देश्य से इसने कलिंजर किले पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद 1021 और 1022 में जो कि कलिंजर के रास्ते पे पड़ने वाला जो ग्वालियर कहा जाता है, इसने ग्वालियर पर आक्रमण कर दिया। यह जरूर याद रखना है। और इस तरह से मध्य प्रदेश की भूमि पर पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ। कहां पर हुआ था? ग्वालियर में। इसके पहले कोई भी मुस्लिम आक्रांताओं के आक्रमण मध्य प्रदेश की भूमि पर नहीं हुए थे। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु बन जाता है कि पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था मध्य प्रदेश पर। तो आप आंसर कर सकते हैं गजनवी था। अब आप आगे देखेंगे, जैसे कि मैंने उज्जैन के राजा कहा, तो आपके मन में यह प्रश्न बन रहा है कि उस समय उज्जैन के कौन राजा थे? तो उज्जैन के जो राजा थे वो कोई और नहीं थे, राजा भोज थे। आप कहेंगे सर राजा भोज तो धार के राजा थे। बिल्कुल, राजा भोज के समय में ही या उनका कहें कि राज्याभिषेक जो हुआ था वो उज्जैन में ही हुआ था। यह भी महत्वपूर्ण बिंदु है, आप इसको जरूर नोट करें। 980 में राजा भोज का जन्म हुआ था और उनका राज्याभिषेक उनके जो चाचा थे वाक्यपति मुंज, जिनको उत्पल के नाम से भी जाना जाता, उन्होंने पहले ही उनको राजा घोषित कर दिया था। तो बचपन में ही राजा भोज का राज्याभिषेक हो चुका था, या कहें कि उनको राजा घोषित कर दिया गया था। अगला प्रश्न ये बनता है, आपने ये भी पढ़ा होगा कि बेरसिंह सेकंड जो थे परमार राजा, उन्हीं के समय में राजधानी जो थी स्थानांतरित कर दी गई थी। कहां पर? उज्जैन से धार। अगर ये पढ़ा है तो मैं कहूंगा कि आपने गलत पढ़ा है, उसमें सुधार करने की आपको आवश्यकता है, क्योंकि आप इस वक्त एक वेरीफाइड कंटेंट पढ़ पा रहे हैं ओनली पीसीएस के माध्यम से। आपको उज्जैन से जो राजधानी धार स्थानांतरित की थी वो राजा भोज ने की थी। जहां याद कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों ये था मोहम्मद गजनवी का कॉन्सेप्ट क्लियर किया आपको कि किस तरह से और किस बदले की भावना से इसने ग्वालियर पर आक्रमण किया। ग्वालियर आक्रमण के समय या ग्वालियर किले को जीतने के लिए इसको कितने दिनों का इंतजार करना पड़ा? जैसे अकबर का अपने असरगढ़ पड़ा 10 महीने, तो यहां पर मोहम्मद गजनवी का पढ़िए 4 दिन। 4 दिन तक इसको ग्वालियर किले को जीतने के लिए ग्वालियर किले के नीचे उरवई घाट करके, उरवई गेट करके क्षेत्र है, वहां पर डेरा डाले रहना पड़ा इसको। अब यहां पर जो हकीम थे, हकीम ने यहां पर मोहम्मद गजनवी को 35 हाथी भेंट किए कि ये 35 हाथी लीजिए और आप इस किले को जीतिए। जबकि मोहम्मद गजनवी ने ग्वालियर किले की जो संरचना थी और वहां की जो सुरक्षा
की दीवारें जो बनाई गई थी उसको देखकर इसने ये मन बनाया था कि अगर मैं अपनी सारी ऊर्जा यहाँ पे लगा दूंगा तो मैं चंदेल शासक को कैसे परास्त करूंगा। तो इसलिए ये मना कर देता है। फिर भी उसको एक वो हकीम जो थे उन्होंने 35 हाथी भेंट किए और फिर ये 4 दिन में इस किले को जीत पाता है। तो ये था आपका मोहम्मद गजनवी का इतिहास। आशा और उम्मीद करूंगा कि इतना समझ में आ गया होगा आपको। अगला है आपका 1195 और 1196 में। होता यह है कि इस समय मोहम्मद गोरी ने ग्वालियर पर आक्रमण किया। उस समय यहाँ के जो शासक थे सलक्षण अर्थात दोहांग देव पर किया था यह आक्रमण। मोहम्मद गोरी के जो आक्रमण थे वो भारत पे तो हुए। 1178 में इसका पहला आक्रमण होता है। इसके बाद इसने 1192 जो तराइन का युद्ध लड़ा गया था, आप सभी को पता होगा, इतिहास इतना पढ़ा है आप लोगों ने 1192 का। तो 1192 में इसने क्या किया कि तराइन के युद्ध में जब आक्रमण किया तो यहाँ के तोमर राजा जो थे ग्वालियर के तोमर शासक जिनका नाम था चहाड़पाल तोमर ने पृथ्वीराज चौहान के सेनापति के तौर पर या उनके सहयोगी के तौर पर सभी राजपूत राजाओं को एकत्रित किया और मोहम्मद गोरी के खिलाफ एक बड़ी सेना को तैयार किया था। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन से तोमर राजा ने तराइन के प्रथम युद्ध में भाग लिया था, तो आप आंसर करेंगे यहां पर चहाड़पाल तोमर। तो यह आपको पता होना चाहिए। अगला यह है आपका यहां पर कि मोहम्मद गोरी के इन आक्रमणों के बाद इसके साथ चलने वाले इसके जो सैनिक थे जिसमें ऐबक था और तुगरिल वगैरह जो थे, इन्होंने मिलकर त्रिभुवनगढ़ जो कि करौली राजस्थान में पड़ता है वहां पर आक्रमण कर दिया। ऐबक और तुगरिल के यह आक्रमण करौली और त्रिभुवन को पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं। तो इस तरह से ये वाला क्षेत्र भी, ये ग्वालियर के पास में पड़ने वाला जो चंबल वाला एरिया था, यह भी किसके हाथों में आ गया? मोहम्मद गोरी के हाथों में आ गया। आप कुतुम्बी ऐबक अगला शासक होता है दिल्ली सल्तनत पे। 1202 और 1203 में इसने बुंदेलखंड पे आक्रमण कर दिया। उस समय बुंदेलखंड के जो शासक थे परमारित देव थे और परमारित देव को पराजित करके इसने क्या किया? कलिंजर और महोबा और खजुराहो को जीत लिया। अब परमारित देव के बारे में आपको यह पता होना चाहिए कि ये वे चंदेल शासक थे जो 5 वर्ष की आयु में, अल्प आयु में राजगद्दी पर बैठे थे। यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण बिंदु बनाता है आप लोगों के लिए। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि कौन से चंदेल राजा थे जो अल्प आयु में राजगद्दी पर बैठे थे, यानी कि खेलने की उम्र थी उनकी या बच्चे थे, कुल मिलाकर अगर हम कहें तो यह आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल याद रख लीजिए आप लोग। इसके अलावा कुतुम्बी ऐबक जब दिल्ली का एक सैनिक हुआ करता था, सेनापति हुआ करता था, तो उस समय इसने प्रथम आक्रमण इसका जो था मध्य प्रदेश में वो मालवा पे था और ये उज्जैन पर इसने किया था। उज्जैन पर इसका ये आक्रमण 1196 और 97 में किया गया था। उज्जैन में इसने भारी लूटपाट की और यहां से चल दिया, पर उसकी ये जो विजय थी, ये विजय उसकी स्थायी नहीं रही और कभी भी इतिहास में इसको ये नहीं कहा गया कि इसने उज्जैन को जीता था। बस इतना लिखा गया है कि हाँ, इसने उज्जैन पर आक्रमण किया था, पर इसकी ये विजय स्थायी नहीं मानी जाती है, क्योंकि इस समय आप देखेंगे यहाँ पर कि परमार राजाओं का भी वर्चस्व था और उन्होंने इसको यहां से खदेड़ दिया। इल्तुमिश ने 1235 में मांडू और उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर पर आक्रमण कर दिया। बताते हैं कि इसने यहां से भगवान महाकाल की प्रतिमा को निकाल लिया था और अपने साथ लेकर दिल्ली चले गया था। बाकी परमार राजाओं ने इसको रोका और वह प्रतिमा लेकर वह वापस महाकालेश्वर भगवान की प्रतिमा लेकर, जो शिवलिंग था उसको लेकर वापस उज्जैन आया और स्थापित किया था। तो इल्तुमिश के समय की यह घटनाएं महत्वपूर्ण है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि इसने कब आक्रमण किया तो आप आंसर कर सकते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण आक्रमण था 1231 का। 1231 में इल्तुमिश ने ग्वालियर किले पे चढ़ाई कर दी और यहां पर प्रतिहारों को पराजित किया।
इस युद्ध में शिवपुरी के जो नरवर्मन थे उन्होंने इल्तुमिश को मदद प्रदान की, जिससे खुश होकर इल्तुमिश ने क्या किया कि उसको शिवपुरी का अधिकार प्रदान कर दिया था। जब आक्रमण हुआ तो यहां पर 300 राजपूत रानियों ने जौहर किया था, जिसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। अब घटना यह है कि इसने कौन से प्रतिहार राजा पे आक्रमण किया था। तो यहाँ के जो शासक थे सारंगदेव मलय वर्मन पे आक्रमण किया था। क्या याद रखोगे? सारंगदेव, जिनका नाम था मलय वर्मन प्रतिहार। 1500 योद्धाओं के साथ मलय वर्मन यहां पर सीधा भिड़ते हैं किससे? इल्तुमिश से। फिर भी वह यहां पर परास्त हो जाते हैं और मारे जाते हैं। अब यह होता है कि इस आक्रमण के बाद जौहर की घटना होती है, जिसमें बहुत सी राजपूत प्रतिहार रानियां जो है वह जौहर कर लेती है। जौहर कुंड के नाम से प्रसिद्ध है और यह भी इतिहास में है कि इल्तुमिश को ग्वालियर पर अधिकार करने के लिए 11 महीने लगे थे, जो इतिहास में अब तक आपने नहीं पढ़ा। तो ये जरूर नोट कर लीजिएगा, कितना समय लगा था इल्तुमिश को ग्वालियर को जीतने में? 11 माह का समय लगा, यानी कि हम सीधा कहें कि 1 साल भर पूरा लग गया था इसको। एमपीपीएससी में अब से यही पूछा जाएगा कि कितने माह का समय लगा था, तो आप आंसर कर सकते हैं यहाँ पर 11 माह का। चलिए, तो ये था मध्य प्रदेश का प्रथम जौहर, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो नरवर्मन को जो अधिकार प्रदान कर दिया इल्तुमिश ने, शिवपुरी का अधिकार दे दिया और यह शिवपुरी का क्षेत्र इसको प्राप्त हो गया था। अब क्या होता है कि 1234 का समय आता है। छहदेव नामक राजपूत सरदार ने इल्तुमिश को परास्त किया था। 1251 में बलबन ने उलुग खान के नेतृत्व में कलिंजर पर आक्रमण किया। तो बलबन के भी आक्रमण लगातार यहां पर हुए और उसने भी कलिंजर को जीता। कलिंजर किले का इतिहास सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो शेरशाह सूरी से ज्यादा जुड़ा हुआ है। शेरशाह सूरी को माना जाता है भारत में प्रथम बारूद के प्रयोग के लिए, जो कि उसने कलिंजर किले में ही किया था और यहीं पर विस्फोट होने से उसकी मृत्यु हो गई। 1251 में बलबन ने चंदेरी के नरवर राजा चहारदेव जहरदेव को परास्त किया था। तो यह भी आपको पता होना चाहिए, बलबन पहला भारतीय मुसलमान था या मुस्लिम शासक था जिसने स्वयं को जिल्ले इलाही यानी कि ईश्वर की छाया कहा था। अब यह प्रश्न पूछा जाए कि कौन सा ऐसा शासक था दिल्ली सल्तनत का जिसने अपने आप को जिल्ले इलाही के नाम से जाना था, पहचाना था? तो आप आंसर कर सकते हैं यहां पर बलबन। बारह 95 में जलालुद्दीन खिलजी का एक कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर। अब जलालुद्दीन खिलजी के बारे में आप लोगों को बहुत कम पता है कि जलालुद्दीन खिलजी के जो आक्रमण है वह 1183 और 83 में आपके 1283 में वह आक्रमण जो है मांडू पर भी हुए हैं और इसने मांडू में भी लूटपाट की है। जलालुद्दीन शिकार अभियान के लिए जो वर्तमान का आपका हम कह सकते हैं कि माधव नेशनल पार्क वाला जो भाग है, यहां पर शिकार अभियान के लिए आया था और इसने यात्रियों के ठहरने के लिए यहां पर एक भवन का निर्माण करवाया था। कह सकते हैं कि एक विश्राम गृह इसने बनवाया था। अब यह विश्राम गृह वर्तमान में खंडर अवस्था में है। सराय बनवाई, जिसको सराय का मतलब यह होता है उर्दू में कि बाहर से जो आते हैं उनके लिए, यात्रियों के लिए रुकने का स्थान था। सराय का मतलब यही होता है। तो ये जो सराय इसने बनवाई थी ग्वालियर का जो सागर तालाब है उसके पास में बनवाई थी और वहीं पर यह शिकार करके वापस लौट जाता था और रुकता था, क्योंकि इसका जो पड़ाव था उस समय कड़ा मनिकपुर में था। अब कड़ा मनिकपुर में था इसका पड़ाव क्योंकि ये इंतजार कर रहा था कि कब लौट कर आएगा अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी से, है ना। और फिर जब इनकी मुलाकात होती है कड़ा मनिकपुर में तो इसकी हत्या कर दी जाएगी, इसके जलालुद्दीन खिलजी की। चलिए, तो ये तो आपको पता चल गया कि इसने 27 हाथियों का शिकार किया था दोस्तों। माधव नेशनल राष्ट्रीय उद्यान जो वर्तमान का है, अब मैंने इसलिए लिख दिया यहाँ पर माधव नेशनल पार्क ताकि आपको ये समझ में आ जाए, अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप आंसर कर सके। उस समय कोई नेशनल पार्क नहीं हुआ करते थे। माधव एक
जंगल का नाम हुआ करता था, एक क्षेत्र हुआ करता था जो ग्वालियर के बाद से शुरू होता था, जो शिवपुरी का एरिया है ये सब कुछ कवर करता था उसमें। तो इतना आपको क्लियर हो गया। एक तो आपका जलालुद्दीन खिलजी का कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे देखेंगे हम यहाँ पर मुगल काल इन ग्वालियर। मुगल काल में ग्वालियर का किस तरह से विवरण प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको जो डिटेल है वो पहली बार इस तरह से पढ़ने को मिलेगी और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको बहुत कुछ यहाँ पर समझ में आएगा। ग्वालियर पर आक्रमण जो था वो बाबर का था और बाबर ने ही ग्वालियर को पूर्व का मोती या पूर्व का रत्न कहकर संबोधित किया था। तो यह आपको पता होना चाहिए। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने दिल्ली सल्तनत के इब्राहिम लोदी को परास्त किया और उसके बाद बाबर ने मोहम्मद गौस की सहायता से ग्वालियर पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद 27 का जो खानवा का युद्ध था जिसमें मेदिनी राय मुख्य सेनापति था राणा सांगा का, तो खानवा के युद्ध में राणा संग्राम सिंह के खिलाफ भी इसने युद्ध जीता। इसके अलावा अन्य शासकों ने भी यहां पर मदद दी थी, किसको, संग्राम सिंह को। इसके बाद इसने चंदेरी लौट आया और माफ करना, इस युद्ध के बाद बाबर ने यह तय किया कि वह मेदिनी राय को अब सबक सिखाएगा, मतलब सभी सबक सिखाने का ही सोचकर चल रहे थे। सबसे पहले तो 1526 में ये यहाँ पर आ जाता है और 1526 में जब आता है यहाँ पर तो मैंने कहा है कि किसको वसीयत अपनी देगा। यहाँ पर अब फिर से ये 28 में ग्वालियर आ गया और 28 में ग्वालियर आने के बाद अब यहां से योजना बनने लगी है कि किस तरह से चंदेरी पर आक्रमण किया जाएगा। आपने पढ़ा होगा चंदेरी का युद्ध, आपको पता होगा। अगला ये विवरण प्राप्त होता है, यहां पर आप देखेंगे कि हुमायूं को इसने वसीयत दी थी। यहां पर ध्यान दें, किसी यात्रा के दौरान हुमायूं की एक वसीयत दी जिसमें उसने हुमायूं को बहुत सारी बातें समझाई है। अब देखो क्या क्या बातें लिखी है, अगर आप इतिहास अच्छे पढ़ते हैं या इतिहास में अगर आपकी चीजें पढ़ने को मिलती है तो आपको पता होना चाहिए। इसमें लिखा है कि मेरे पुत्र, मतलब यहाँ ऐसे कुछ बोलता है कि मेरे पुत्र, भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं और तो तुम धार्मिक अंधविश्वासों से अपने मस्तिष्क को प्रभावित मत होने देना। सभी लोगों की धार्मिक धारणाओं रूढ़ियों का ध्यान रखना। तुम्हें गोवध से विशेष रूप से बचना चाहिए जिसे तुम भारतीय जनता के हृदय पर अधिकार कर सकते हो। ऐसी वसीयत इसने अपने पुत्र हुमायूं को दी थी। तो ये आप जरूर याद रखें। और इसका ग्वालियर लौटने वाला जो विवरण है वो 1528 का ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं कहूंगा कि 1528 की तारीख को ज्यादा याद रखें, ठीक है। और यहीं से इसने चंदेरी की ओर आक्रमण किया था जिसमें मेदिनी राय परास्त हुए थे। अब मेदिनी राय कौन थे सेनापति थे खानवा के युद्ध में। 1528 में बाबर ने चंदेरी पर हमला कर दिया और मालवा के जो सूबेदार थे मेदिनी राय को परास्त कर दिया। तो इस तरह से मेदिनी राय का चैप्टर यहाँ पर क्लोज हो जाता। जबकि इसी युद्ध में रुद्र प्रताप बुंदेला जो थे इन्होंने भी भाग लिया था और यह अंत में बाबर की अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं और इस युद्ध से वापस हार जाते हैं। तो रुद्र प्रताप बुंदेला का भी आपको पता होना चाहिए, इन्होंने भी खानवा के युद्ध में भाग लिया था। अगर प्रश्न हो तो आंसर कर सकते हैं आप यहाँ पे। आगे हम चर्चा करेंगे ग्वालियर में सिंधिया राजवंश की। सिंधिया वंश का संस्थापक कौन थे, तो रनोजी सिंधिया थे जो कि कान्हेर खेड़ा के पाटिल जानकोजीराव के पुत्र थे जिनकी राजधानी उस समय सतारा महाराष्ट्र हुआ करती थी। रनोजी सिंधिया मुख्य सेनापति के तौर पर बाजीराव फर्स्ट के साथ कहां पर आए, मालवा अभियान पर आए, जहां पर आप देखेंगे कि 1728 में इनको बंटवारे कर दिए गए थे 28 परगनों के। उनमें इनको उज्जैन का भाग और कुछ ग्वालियर शाजापुर वाला एरिया इनको प्राप्त हुआ था। तो रनोजी सिंधिया ने प्रथम राजधानी जो थी सिंधिया शासकों की अगर आपसे पूछी जाए, जैसे कि एक क्वेश्चन था पीएससी का
बघेलों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ पर थी, तो बच्चे आंसर नहीं कर पा रहे थे, बांधवगढ़ कोई बता रहा था या फिर कहाँ से ट्रांसफर करके लेकर आए, ऐसा प्रश्न पूछा गया था। तो ऐसा प्रश्न यहाँ पर भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वह उज्जैन थी। उज्जैन में इनका जो निवास क्षेत्र था वर्तमान का कालियादा महल, जिसका 1458 में मोहम्मद खिलजी ने निर्माण करवाया था। उज्जैन का जो कालियादा महल है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न पूछा गया है ये। इसका निर्माता कौन है, तो सिंधिया राजवंश ना बताया आप, ठीक है। मोहम्मद खिलजी जो कि मांडू का सुल्तान था, उसने 1458 में इसका निर्माण करवाया था, ये भी जरूर याद रखें, ठीक है। और फिर ये राज सत्ता आती है किनके हाथों में, सिंधिया या इसके और भी शासक आए इसके बाद, पर सिंधिया उनका मुख्य निवास स्थान रहा है ये। अब रणोजी सिंधिया क्या करते हैं कि 1729 में अंजरा पर आक्रमण करते हैं और यहाँ राम सिंह करके जो थे राठौड़, उनको परास्त कर देते हैं। रणोजी सिंधिया की वीरता का प्रदर्शन किया और इससे काफी प्रभावित किया उन्होंने बाजीराव फर्स्ट को। फिर 1731 में उज्जैन में अपनी राजधानी स्थापित की। उज्जैन के अलावा इनको जो क्षेत्र प्राप्त हुआ था शाजापुर, सुजालपुर और इसके अलावा अन्य क्षेत्र भी इनको प्राप्त हुआ था। फिर भी इनकी जो राजधानी है आप सभी को पता है कि काफी लेट जाएगी यहाँ से। दौलतराव सिंधिया के समय 1810 में राजधानी स्थानांतरित की गई थी। आप देखेंगे कि जो डायरेक्ट राजधानी है वो उज्जैन से ग्वालियर नहीं गई है, ये उज्जैन है। उज्जैन से गई है ये आपकी लश्कर। ध्यान दें यहाँ पर, क्या याद रखोगे, लश्कर। लश्कर जो कि ग्वालियर के पास में पड़ता है, या कहें कि अब ग्वालियर शहर के अंदर ही आने लगा है, ठीक है। और लश्कर से ग्वालियर किला दूर था, ठीक है, ये ग्वालियर किला था, तो ये गए लश्कर। लश्कर में इन्होंने अपनी राजधानी स्थापित की। और ये जरूर याद रखिएगा, डायरेक्ट आप ग्वालियर नहीं कहेंगे, है ना, ये लश्कर आएगा यहाँ पर। 1766 में सभी को पता है कि उत्तर भारत की आय का जो बंटवारा हुआ था, तो पेशवा सरकार को जो 46% का रेवेन्यू था, तो उसमें होलकर व सिंधिया को 21% का भाग प्राप्त होता था। और इसी बंटवारे को लेकर होलकर व सिंधिया शासक आपस में झगड़ते रहते थे। यानी कि कहाँ इनके जो युद्ध होते थे वह सब यहीं पर होते थे। सिप्रा नदी इनकी सीमा थी, यहाँ पर ये होलकरों की थी और ये इधर सिंधियास की। तो इसी बंटवारे को लेकर उज्जैन में कई बार इनके आमने सामने हुए। रणोजी सिंधिया और महादजी सिंधिया, यहाँ पर महादजी सिंधिया और रणोजी सिंधिया के बारे में आपको समझना होगा। 19 जुलाई 1745 में रणोजी की मृत्यु के बाद सिंधिया वंश का सबसे जो प्रतापी राजा हुआ वो थे महादजी सिंधिया। देखिए महादजी सिंधिया के बारे में आप ये जान ले, समझ लें, महादजी सिंधिया कौन है। आप सिर्फ महादजी सिंधिया जानते हैं, इनका जो वास्तविक नाम है वो तो माधवराव सिंधिया है। आप कहेंगे सर माधवराव सिंधिया तो हमने दूसरे पढ़े हैं। माधवराव सिंधिया 4 हैं, माधवराव सिंधिया फर्स्ट, माधवराव सिंधिया सेकंड, द्वितीय और तृतीय। 3 माधवराव सिंधिया आपको यहाँ पर मिलेंगे। माधवराव फर्स्ट को ही महादजी सिंधिया कहा जाता है, और किस तरह से इनको महादजी का टाइटल मिला है, किसने प्रदान किया है, वो आपको पढ़ने को मिलेगा। रणोजी सिंधिया की 1745 में डेट हो जाती है। अब बड़ा प्रश्न ये बनता है कि रणोजी सिंधिया की छतरी कहां पर है मध्य प्रदेश में, आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप आंसर करेंगे सुजालपुर, जो कि रनगंज में स्थित है। तो सुजालपुर जो है, सुजालपुर तहसील के अंतर्गत रनगंज आता है, उसी रनगंज में रणोजी सिंधिया की छतरी है, ठीक है। तो ये प्रश्न हो कि रणोजी सिंधिया जो कि सिंधिया राजवंश के संस्थापक थे, उनकी छतरी मध्य प्रदेश में कौन से स्थान पर स्थित है, तो आप आंसर करेंगे सुजालपुर रनगंज। इसके बाद हम देखेंगे यहां पर, देखिए दोस्तों, अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो 1 फरवरी से और भी डिटेल वाली क्लास आपको मिलेगी। बहुत डिटेल में अगर आपको पढ़ना है, क्योंकि मेरे दृष्टिकोण में अगर मैं जो कंटेंट आपको दे रहा हूं ये नाम मात्र का है, आपके लिए जरूर हो सकता है, पर मेरे दृष्टिकोण में ये बहुत कम है। जो डिटेल आपको मिलेगी वो 1 फरवरी से मिलेगी, तो प्लीज बने रहिए ओनली पीसीएस के साथ। आगे आप देखेंगे यहाँ पर जीवाजीराव सिंधिया।
अब जीवाजीराव सिंधिया जो थे उस समय उम्र कम थी उनकी, अल्पवयस्क थे, तो इनको ग्वालियर रियासत का उत्तराधिकारी बनाया गया 9 वर्ष में। पर उत्तराधिकारी बनाने के बाद अंग्रेजों ने क्या किया कि रियासत का प्रशासन चलाने के लिए महारानी की अध्यक्षता में एक काउंसिल ऑफ एजेंसी का गठन कर दिया गया। अब ये एजेंसी जो थी ये डिसीजन लेती थी इनकी मतलब कम उम्र के कारण। अब इनको पूरे अधिकार कब प्रदान कर दिए गए, ये सा भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। नवंबर 1936 में जीवाजीराव सिंधिया को पूरे अधिकार सौंप दिए गए कि हाँ, अब आपको पूरे अधिकार दिए जाते हैं कि आप अपने विवेक से डिसीजन ले सकते हैं और राज सत्ता को चला सकते हैं। तो अधिकार कब प्राप्त हुए पूरे अंग्रेजों की ओर से, अगर ये प्रश्न हो तो आप आंसर जरूर कीजिएगा यहाँ पर 1936 में। चलिए, तो यहां पर आपको क्लियर हो गया है। अब हम आगे चर्चा करते हैं। दौलतराव सिंधिया और गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग के बीच संधि, ये 1817 की संधि थी और ये संधि जो हुई थी यह कालियादव महल जो था वहां पर हुई थी। अब इस संधि में क्या क्या हुआ था चलिए मैं बताता हूं आपको। यहां पर यह हुआ था कि पिंडारियों के विरुद्ध ग्वालियर के जो शासक है दौलतराव सिंधिया वह अपनी आर्मी को तैयार रखेंगे। दौलतराव सिंधिया को यह बताया गया कि इसमें संधि में क्या क्या नियम अपनाए गए थे। अंग्रेज एवं सिंधिया पिंडारियों के विरुद्ध सेना तैनात रखेंगे। दूसरा, सिंधिया पिंडारियों को मदद नहीं देंगे। सिंधिया पिंडारियों के विरुद्ध कम से कम 5000 घुड़सवार सैनिक तैयार रखेंगे। हेस्टिंग यहां पर 5000 घुड़सवार सैनिक की मांग करता है। कहते हैं कि इस संधि ने ग्वालियर के सिंधिया शासकों को मुख्य दर्शक बना दिया था, या मुख्य दर्शक बनकर वो देखते रह गए। उनकी जो पूरी आर्मी थी उसका जो इस्तेमाल किया था, उसकी जो कमान संभाली थी वो लॉर्ड हेस्टिंग ने संभाली थी। तो ये आपको जरूर याद रखना चाहिए। और ये संधि कहाँ हुई थी? ये संधि इतिहास के पन्नों में ग्वालियर की संधि के नाम से प्रसिद्ध है। क्या याद रखोगे? ग्वालियर की संधि। अब ये संधि कहाँ हुई थी? तो ये संधि जो हुई थी उज्जैन के कालियादा महल में हुई थी। कालियादा महल में ये संधि हुई थी, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सर्वप्रथम विद्युत ग्वालियर से। आप प्रश्न जब भी बच्चों से पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में प्रथम इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत कहां से हुई, तो गांधी सागर। फिर पूछो तो गांधी सागर। यहां पर सीधा प्रश्न यह पूछा जा रहा है आपसे कि मध्य प्रदेश में प्रथम विद्युत की शुरुआत कहां से हुई, तो आपको सीधा आंसर कर देना चाहिए कि ग्वालियर से हुई है। अगर प्रश्न यह पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो आप सीधा आंसर कर दीजिए गांधी सागर। मध्य प्रदेश की स्वयं की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तब क्या करेंगे आप? आइए, ये सारी चीजें आपको यहां पर समझ लेना चाहिए। अगर प्रश्न पूछा जाए तो वहां पर आप गलती ना करें और काफी अच्छे से आप आंसर कर पाए। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्युत का उत्पादन तकनीकी या तत्कालीन, माफ करना, राजा माधवराव सिंधिया सेकंड के समय। अब ये जरूर याद रखना कि माधवराव सिंधिया द्वितीय के समय ये सांक नदी पर निर्मित की गई थी। 1905 में 240 किलोवाट की स्टीम टरबाइन को यहां पर सेटअप किया गया। टिगरा बांध को जो डिजाइन किया यहाँ, वहां के जो गेट है डैम के, वह गेट का नाम भी जो मैसूर रियासत के जो राजा रहे हैं विश्वेश्वरीय, उन्हीं के नाम पर है। जैसे फोटो आप देख पा रहे हैं, इन्हीं ने यहां पर इसको डिजाइन किया था। तो भारत के प्रथम इंजीनियर माने जाते हैं मैसूर रियासत के। तो ग्वालियर से सर्वप्रथम 1905 में बिजली उत्पादन की शुरुआत हुई। ठीक है, आप देखिए समझिए कैसे। मध्य प्रदेश क्या लिखा है यहां पर? सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में विद्युत कहां से प्रारंभ हुई, यह प्रश्न है। आप क्या आंसर करेंगे? ग्वालियर। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इस मध्य प्रदेश की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी, अगर जलीय विद्युत परियोजना पूछा जा रहा है तो गांधी सागर आंसर कीजिए निसंकोच, बिल्कुल राइट आंसर होगा तुम्हारा। ठीक है, पर प्रश्न ये पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की स्वयं की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी, तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पर, है ना। जब स्वयं पूछ लिया जाए तो फिर क्या करेंगे आप? फिर भी आप क्या गांधी सागर लगाएंगे? बिल्कुल नहीं, गांधी सागर नहीं लगाना है। स्वयं की अगर पूछा जा रहा है तो फिर आप आंसर करेंगे बरगी परियोजना।
ठीक है, ये स्वयं की है। स्वयं की मतलब ये है कि यहाँ पर राज्य सरकार ने ही अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। इसके अलावा ये मध्य प्रदेश की एकमात्र ऐसी परियोजना है जहां पर 90 मेगावाट का न्यूक्लियर स्थापित किया गया है, और ये इसी परियोजना में किया गया है। और इसी के दृष्टिगत रखते हुए या इसको ध्यान में रखते हुए तिनसा तिनसी करके जो बरगी से 10 किलोमीटर नीचे का भाग है, नीचे का क्षेत्र है, वो पड़ता है, वहां पर ब्रह्मोस मिसाइल का प्रशिक्षण किया जाएगा। ये भी यहाँ पर स्थापित किया गया है सिर्फ इसी के वजह से, है ना। तो 90 मेगावाट कैपेसिटी का यहाँ पर स्थापित किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने देख लिया कि तिगरा बांध का जो निर्माण का श्रेय है वो मैसूर रियासत के जो इंजीनियर है, भारत के प्रथम इंजीनियर, इन्हीं के नाम पे इंजीनियरिंग डे मनाया जाता है, एम विश्वेश्वरैया के तकनीकी सहयोगों से किया गया है। यहाँ पे जो गेट है उनके नाम भी इन्हीं के नाम पर रखे गए हैं। ग्वालियर स्टेट रेल लाइन, सिंधिया वंश के महाराजा माधवराव सिंधिया सेकंड के समय 1895 में ग्वालियर से शिवपुरी के मध्य नैरो गेज ट्रेन की शुरुआत की गई थी। ये वही ट्रेन है जो आप वास्तविक फोटो देख पा रहे हैं। यह ट्रेन पहली बार दौड़ी थी ग्वालियर और शिवपुरी के मध्य, जिसको एक नाम दिया गया था कुनो कुमारी एक्सप्रेसवे। अब इसी कुनो कुमारी एक्सप्रेसवे को वापस से डेवलप किया जा रहा है और पर्यटकों के लिए वापस से इसको खोला जा रहा है। तो ये भी याद रखना है आपको। विश्व के सबसे छोटे नैरो गेज का यहाँ पर प्रयोग किया गया था। बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर में बने रहने के लिए। आगे हम फिर ग्वालियर के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल और पर्यटन स्थलों से जुड़े हुए